Hello everyone. I hope you are fine. So today we are going to discuss about the landmark case of Joseph Shine versus Union of India. इसका जजमेंट 2019 में आया था और इस केस के बाद जो एडल्ट्री है अंडर सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो चलिए समझते हैं केस का क्या बैकग्राउंड था। तो सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी जो एडल्ट्री को एज ए क्रिमिनल एक्टिविटी कंसिडर करता है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही एक स्पेसिफिक वे में एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप सेंटेंस बाय सेंटेंस समझने की कोशिश करेंगे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर हम एग्जांपल से कोरिलेट करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इस एग्जांपल के लिए चलिए हम दो एंटिटी कंसिडर करते हैं, एक मेल एंटिटी और एक फीमेल एंटिटी, राइट। ये दोनों एंटिटीज है, उनके रिस्पेक्टिव हस्बैंड और वाइफ है। तो ऑब्वियसली मेल की एक वाइफ होगी और फीमेल के एक हस्बैंड हो गए। ये मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप है। समहाउ ये रिलेशनशिप एक्सपोज हो गए। तो ये सेक्शन 497 ये कहता है कि अगर हस्बैंड का इस रिलेशनशिप में कंसेंट है तो ये क्रिमिनल कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर हस्बैंड कंसेंट नहीं देता है ये सेक्सुअल रिलेशनशिप में तो इसको एज ए क्रिमिनल एक्टिविटी कंसिडर किया जाएगा, राइट। और मेल पर्सन पे केस फाइल हो सकता है फॉर एडल्ट्री। बट समहाउ ये सेम सेक्शन ये कहता है कि इस मेल एंटिटी की जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड पे केस नहीं कर सकती है। साउंड्स वेरी स्ट्रेंज, राइट, कि वो फीमेल का हस्बैंड है वो केस कर सकता है लेकिन सामने वाली पार्टी की जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड पे केस फाइल नहीं कर सकती है। और इस पूरे इंसिडेंट में जो मेल पार्टी है उसको एज ए क्रिमिनल कंसिडर किया गया है, जबकि वो फीमेल जो एडल्ट है उसको एज अ विक्टिम कंसिडर किया है ये सेक्शन ने। और उनके जो हस्बैंड है उसको एज ए एग्रीव्ड पार्टी की तरह कंसिडर किया जाता है। तो आपको ये एग्जाम्पल से ही पूरी समझ आ गई होगी कि ये सेक्शन में प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम तो बहुत साफ है। ये सेक्शन इनडायरेक्टली ये कहता है कि वुमेन are essentially the property of husband. It reflects that it has some patriarchal values in it. क्यों क्यों patriarchal values है? बहुत ही क्लियर लॉजिक है। ये लॉज बने थे 1980s में और ये एसेंशियली लॉ इंडियन से नहीं बनाए थे, ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाए थे। सीआरपीसी, आईपीसी और सीपीसी आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाए थे। और ये तभी भी जब ब्रिटेन में जो पेट्रियार्कल थॉट्स थे तब की सोसाइटी के थॉट्स थे, इंडियन सोसाइटी में भी पेट्रियार्कल थॉट्स थे, उसको एसेंशियली रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि विद द टाइम ब्रिटेन सोसाइटी और जुडिशरी ने ये लॉस को चेंज कर दिए, लेकिन इंडियन सोसाइटी में ये सेम चीज नहीं हो पाई। तो हमारे एक जेंटलमैन ने इंडिया के जोसेफ शाइन is a non-resident Keralite. He filed a PIL in 2017 challenging the constitutionality of Section 497 of IPC and Section 198 subsection 2 of CRPC. उनके ग्राउंड्स क्या थे? उनके ग्राउंड्स ये थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अगेंस्ट जेंडर इक्वालिटी, सेकंड इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, एंड थर्ड इट इज अगेंस्ट द ऑटोनॉमी ऑफ ईदर पार्टी, बीट अ मेल और फीमेल। उनकी जो ऑटोनॉमी है उनके अगेंस्ट ये लॉ है, क्योंकि ये जो मेल और फीमेल के बीच में जो भी रिलेशनशिप है XYZ वो उनका पर्सनल वर्किंग है, उस पे स्टेट रेगुलेट नहीं कर सकता। एंड एज यूजुअल इट वायलेट्स आर्टिकल 14, 15 एंड 21। हाउ इट वायलेट्स विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन, बट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वर द इश्यूज बिफोर द कोर्ट, राइट। इश्यू नंबर वन है, इश्यू नंबर वन ये है दैट सेक्शन 497 of IPC, does it violate Article 14 by treating women as a property, denying them agency? Agency means उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन या फिर केस फाइल करने का कोई हक नहीं दिया गया था, राइट। इशू नंबर टू था दैट डज इट वायलेट आर्टिकल 15 बिकॉज द लॉ डिस्क्रिमिनेट्स ऑन द बेस ऑफ सेक्स। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा इंसिडेंट है, इसमें मेल को विलन बनाया और फीमेल छूट गई, जबकि वो दोनों कंसेंटिंग एडल्ट्स थे, सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे, दोनों एडल्ट्स थे। बट समहाउ मेल इज अ विलन हियर एंड फीमेल इज अ विक्टिम, तो वो रॉन्ग है। इश्यू नंबर थ्री था कि डज इट वायलेट आर्टिकल 21 बाय इन्फ्रिंजिंग अपॉन पर्सनल लिबर्टी, प्राइवेसी एंड डिग्निटी। दोनों कंसेंटिंग एडल्ट अपनी प्राइवेट लाइफ में जो भी कर रहे हैं वो उनका पर्सनल मैटर है। स्टेट कांट डिसाइड वेदर दैट एक्ट और द थिंग बिटवीन देम इज लीगल और इलीगल और अ क्रिमिनल, राइट।
एज लॉन्ग एज दोज एक्ट और थिंग इज नॉट वायोलेटिंग और डिस्टर्बिंग द पब्लिक, जब तक वो पब्लिक एट लार्ज को डिस्टर्ब नहीं करता, उनके अगेंस्ट में कुछ गलत नहीं है, तब तक वो दोनों की पर्सनल मैटर है, प्राइवेट मैटर है, उसमें स्टेट नहीं रेगुलेट कर सकता। फोर्थ इशू है कि इज एडल्ट्री क्रिमिनल ऑफेंस और शुड इट बी ट्रीटेड ओनली एज ए सिविल रॉन्ग, मतलब जो डिवोर्स, जो पर्सनल लॉज होते हैं, क्या उसको उसके अंडर कंसिडर करना चाहिए या उसको एज ए क्रिमिनल एक्ट कंसिडर करना चाहिए, क्रिमिनल ऑफेंस कंसिडर करना चाहिए। फिफ्थ इशू ये है कि दस सेक्शन 198 ऑफ सीआरपीसी विच परमिट्स ओनली द हस्बैंड टू फाइल द कंप्लेंट वायोलेट द इक्वालिटी, राइट। ये स्टेटमेंट बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अगर आपने आगे के एग्जाम्पल समझा हो तो चलिए कोर्ट का क्या फाइंडिंग्स था। कोर्ट ने 5 जज बेंच का एक यूनानिमस डिसीजन दिया जिसमें एडल्ट्री अंडर सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो इस जजमेंट के की फाइंडिंग्स क्या थे? तो पहला तो ये फाइंडिंग था दैट इट वायोलेट्स आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। हाउ डज इट वायोलेट? दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट ट्रीट्स मैरिड वुमेन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड। सेकंड, दैट हस्बैंड्स कंसेंट डिटरमाइंस क्रिमिनलिटी। अगर वो हस्बैंड अलाउ करता है तो वो क्रिमिनल नहीं है, लेकिन हस्बैंड नहीं अलाउ करता है या वो कंसेंट नहीं देता है तो वो क्रिमिनल एक्ट हो गया। तो ये तो कोई रैशनल नहीं हुआ बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ अ लॉ, राइट। थर्ड है कि ओनली मैन इज पनिश्ड, विमेन इज नॉट। जब दो कंसेंटिंग एडल्ट कुछ काम कर रहे हैं तो वाई शुड वन बी पनिश्ड फॉर दैट एक्ट एंड अदर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड? तो ये तो आर्बिट्रीनेस हो। तो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है दैट इट वायोलेट्स आर्टिकल 15। हाउ डज इट वायोलेट? दैट इट डिस्क्रिमिनेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। हाउ? द मेल विलन है, सिंपल है, और फीमेल ने कुछ नहीं किया, तो ये तो डायरेक्ट लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन है। जबकि काम वो दोनों ने मिलके किया था, राइट। जो सेक्सुअल रिलेशन थे वो दोनों के एक दूसरे के साथ थे, लेकिन समहाउ इसमें एक पार्टी विलन है और दूसरी इनोसेंट है, तो वो गलत है। और सेकेंड पॉइंट इसका ये था दैट प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15(3) कैन नॉट जस्टिफाई सच पैटर्नलिस्टिक एंड आउटडेटेड लॉस। ऑब्वियसली ये तब की सोसाइटी और तब के थिंकिंग से शायद रेलेवेंट हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन जनरल, ये बात हो रही है 1980s की। तब सोसाइटी में पैटर्नलिस्टिक कैरेक्टर थे, मैं और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते थे। तब की सोच या तब की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से शायद ये सही होगा, लेकिन फॉर टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट 2018, ये चीज गलत है। थर्ड पॉइंट दैट इट वायोलेट्स आर्टिकल 21। हाउ डज इट वायोलेट? सो फॉर दिस कोर्ट ने अपना पूरा डिसीजन केस पुट्टू स्वामी, जो केस है राइट टू प्राइवेसी, उसको बेस बना के जजमेंट दिया। उसने ये कहा कि अगर कोई भी एक्ट हो रहा है बिटवीन टू कंसेंटिंग एडल्ट, वो उनका प्राइवेट मैटर है। और अगर आप उसको रेगुलेट कर रहे हो यार, आप या तो आप उस पर कुछ क्रिमिनल इंसिडेंट डिक्लेयर कर रहे हो, तो बेसिकली वायोलेशन है उनकी पर्सनल लिबर्टी, प्राइवेसी, ऑटोनॉमी और डिग्निटी, राइट। ये चारों चार चीज को वो वायलेट करता है। जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट ने रेज किया कि दैट एडल्ट्री इज अ सिविल रॉन्ग, इट इज नॉट अ क्रिमिनल रॉन्ग। अगर कोई एडल्ट्री कमिट करता है तो वो उनके मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है। स्टेट कांट से दैट इट इज एन क्रिमिनल एक्ट। वो उसको रेप के साथ बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना चाहिए, या तो उसको रेप के साथ बिल्कुल भी को रिलेट नहीं करना चाहिए। और हाँ, ये मैट्रिमोनल रॉन्ग इसलिए है कि इसको एज अ ग्राउंड कंसिडर करके डिवोर्स आप फाइल कर सकते हो, बट वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है, वो रेप नहीं है बेसिकली। एंड स्टेट कैन नॉट पुलिस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, राइट। स्टेट नहीं कह सकता कि क्या प्राइवेट जो भी मॉरालिटी है या प्राइवेट एक्ट है वो क्या सही है और क्या गलत है, एज लॉन्ग एज वो प्राइवेट एक्ट पब्लिक एट लार्ज को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, राइट। तब तक स्टेट इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकती। फिफ्थ चीज है कि दैट सेक्शन 198 ऑफ सीआरपीसी, ये सेक्शन इटसेल्फ अलाउड ओनली द हस्बैंड टू फाइल द कंप्लेंट। चीज ही आपको बड़ी क्लियर हो जाती है जब मैंने वो एक्सप्लेन किया था कि जो मेल एंटिटी की वाइफ है वो अपने हस्बैंड पे एडल्ट्री का चार्ज नहीं डाल सकती है। तो आपको बहुत ही सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में ही, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये चीज गलत है। तो उसको एज ए जेंडर बायस सेक्शन कंसिडर किया गया कि वो सेक्शन इटसेल्फ इज अ जेंडर बायस्ड, और उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया, राइट। इंपॉर्टेंट नोट क्या है जो कोर्ट ने दिए? इंपॉर्टेंट नोट ये है ये पूरे केस से दैट एडल्ट्री इज नो लॉन्गर अ क्राइम बट इट कैन स्टिल बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स।
It can be considered for child's custody. And third, it may have civil consequences, but it will certainly not have criminal consequences, right? इसके इफेक्ट्स क्या थे जजमेंट के? पहला तो ये था दैट एडल्ट्री इज नाउ डीक्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया आफ्टर सो लॉन्ग. आई एम टॉकिंग अबाउट 2019, राइट? ये कोई 1990s या 2000s की बात नहीं है, 2018 की बात हो रही है, कुछ साल पहले की इनफैक्ट. Second, it strengthens women autonomy, right? Women are no more controlled. Their private lives can no more be controlled by their husband. Third, that it strengthens the right to privacy, obviously. बहुत ही clear है. Fourth, that it strengthens gender equality jurisprudence, right? Gender equality, मतलब that female cannot file the case of adultery against her husband, but somehow the husband of the opposite party can have, saying in the case. Or on the contrary way, the male in this whole incident is villain and the female somehow is considered as innocent. तो ये पूरा जो जेंडर इक्वालिटी का जुरिस्प्रूडेंस है उसको स्ट्रेंथन करता है, उसको स्ट्रक डाउन करने के बाद. फिफ्थ है दैट इट लिमिटेड द स्टेट्स रोल इन मोरालिटी. इट्स वेरी क्लियर. एंड सिक्स, सिविल रेमेडीज है वो अभी भी रहती है अंडर वेरियस पर्सनल लॉस, राइट? डिवोर्स के जो भी केस है उसके रिस्पेक्टिव में अभी भी वो रेमेडीज एग्जिस्ट करती है, बट वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है. दैट्स इट. Thank you so much for watching the video. I hope you'll like, share, and subscribe. See you soon. Bye.